बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो QA/QC का वर्क है, यानी क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का वर्क, यानी क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर जो है, ये क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर जो है, QA/QC मैनेजर है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, वो साइट के ऊपर क्या काम करते हैं। तो वन बाय वन मैं डिस्कस करूँगा। ये सारी स्लाइड्स के गो थ्रू आप करेंगे तो आपको पूरे का पूरा उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पता चल जाएंगी, और उसमें क्या एस्पेक्ट्स रहते हैं क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में, वो भी सारे के सारे आपको पता चल जाएंगे। तो अगर आपको कोई इंटरव्यू क्वेश्चन या QC से रिलेटेड आएगा तो यही चीज़ें उस QC में होती हैं प्रैक्टिकली साइट के ऊपर। तो सारी की सारी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, तो वन बाय वन आप देखते जाइए। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। PQP मींस प्रोजेक्ट क्वालिटी कंट्रोल प्लान, जिसमें कंट्रैक्टर जो है वो डिफाइन करेगा कि उसका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा, यानी वो किस तरीके से साइट के ऊपर क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल करेगा। सबसे पहली चीज़ उसमें ये डिफाइन करेगा कि उसका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या है, यानी उसके पास कितने मैनेजर हैं, कितने इंजीनियर हैं, उसका स्टाफ जो है कितने इंस्पेक्टर हैं, कितने हेल्पर हैं, उनकी क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी जो QMS है उसके क्या क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसमें दो ही क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं किसी भी साइट के ऊपर, जो स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशंस हैं क्लाइंट की, वो आपने मीट करनी है, उससे डेविएट ना हो, काम जितना भी हो, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक हो। रिसोर्सेज मींस जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में उसने डिफाइन कर दिया कि उसको इतनी मैन पावर चाहिए, लेकिन बाकी उसको टूल्स और इक्विपमेंट्स भी चाहिए, यानी FTT करने के लिए उसको न्यूक्लियर डेंसिटी गेज चाहिए, इस तरह बाकी टेस्ट करने के लिए उसको जितना भी टूल्स और इक्विपमेंट्स चाहिए वो डिफाइन करेगा। हाउ टू डील विद नॉन कन्फर्मिटीज़, यानी SO और NCR आ जाती है अगर, तो उसको कैसे क्लोज करना है, कैसे रेक्टिफाई करना है डिफेक्ट को, वो इसमें डिफाइन करेगा। और ऑडिट प्रोसेस, यानी QMS जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका ऑडिट कैसे होगा, उसका पूरा प्रोसेस वो डिफाइन करेगा कि इसमें ऑडिटर कौन होगा, और साइट के ऊपर वो किस तरह से अप्रोच करेगा, कैसे प्रोसेस पूरा चलेगा। और टेस्टिंग मींस जितने भी टेस्ट हैं, हर सब एक्टिविटीज़ में कौन कौन से टेस्ट होंगे और वो कहाँ से होंगे, यानी डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी से होंगे, या अगर थर्ड पार्टी की कैपेसिटी नहीं है तो कहाँ कहाँ से करवाने हैं, वो पूरे का पूरा प्रोसेस टेस्टिंग का नंबर ऑफ़ टेस्ट, और जो है बाकी कहाँ कहाँ से वो टेस्ट होंगे, वो सारा का सारा पूरा टेस्टिंग का प्रोसीजर उसको लिखना है जी। नेक्स्ट, मटेरियल अप्रूवल के लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ मालूम होनी चाहिए वो है मटेरियल स्पेसिफिकेशंस। फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम एग्रीगेट की मटेरियल सबमिटल करवा रहे हैं, तो आप कंट्रैक्टर हैं, मैं सप्लायर हूँ, तो सबसे पहले हम दोनों को ये पता होना चाहिए कि मटेरियल की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। तो जो मटेरियल की स्पेसिफिकेशंस होंगी वो आप मुझे भेजेंगे सप्लायर को, तो मैं देखूँगा कि क्या क्या है, यानी उसका साइज़ क्या है, उसकी बाकी FGS वैल्यू क्या है, उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, उसका सोर्स क्या है, लाइमस्टोन एग्रीगेट है या कोई और है। तो वो सारी की सारी चीज़ें पहले मैं देखूंगा। अगर मेरे पास वो है तो मैं एक कंप्लाइंस बनाऊंगा। कंप्लाइंस क्या होती है, एक कंपैरिजन टेबल होता है जिसमें मैं बताऊंगा कि इस साइज़ का एग्रीगेट स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ है, येस आई हैव दिस, और इसकी MGS वैल्यू इतनी है, और आगे मैं लिखूंगा येस मेरे पास जो एग्रीगेट है उसकी MGS वैल्यू इतनी है, और इधर लिखा होगा कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी चाहिए क्लाइंट को, आगे मैं लिखूंगा येस मेरे पास जो एग्रीगेट है उसकी है। तो ये एक मटेरियल कंप्लाइंस मेरे को बनानी है, नहीं सारा डेटा मेरे को देना है, आपने सिर्फ और सिर्फ एज अ कंट्रैक्टर उसको रीअरेंज करके सबमिट करना है। सप्लायर प्रोफाइल, या प्रोफाइल दूंगा कि मेरा क्रैश प्लांट है, ठीक है, हमारा डिलीवरी का सिस्टम ये है, और हमने फलां फलां प्रोजेक्ट्स पे पहले डिलीवरी की है, उससे मेरे जो सर्टिफिकेट्स हैं और मेरे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरा जो है कंपनी की रजिस्ट्रेशन है, कंप्यूटर कार्ड है, बिल ऑफ लाइडिंग, अगर मैं मटेरियल इन केस इंपोर्ट कर रहा हूँ तो उस केस में आपको मालूम है बिल ऑफ लाइडिंग रहता है मटेरियल का, कंट्री ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट, किस मुल्क में मटेरियल है, और वो जो सप्लायर होगा या जो भी प्रोडक्शन कर रहा है मटेरियल की, तो वो एक सर्टिफिकेट बनाएगा कि इस मुल्क में मटेरियल बना है, मटेरियल टेस्ट फ्रॉम द अप्रूव्ड लैब। अब मैंने एग्रीगेट की बात की, तो एग्रीगेट के जितने भी मेरे पास टेस्ट होंगे, उसका MGS का टेस्ट होता है, ठीक है, उसका क्रश का टेस्ट है, उसका जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट है, बाकी जितने भी टेस्ट हैं वो मैंने लगवाए हैं, वो मैंने साथ में सबमिट कराना है, और एक सैम्पल बोर्ड सबमिट करवाना है कि जिसके ऊपर मैंने एग्रीगेट का सैंपल लगा के, एक बोर्ड होता है, तो मैंने आपको दे देना है, आप कंट्रैक्टर हैं, और आपने मटेरियल लीड टाइम, यानी उसमें मैं लिखूंगा कि जब मुझे मटेरियल का ऑर्डर प्लेस होगा तो कितने टाइम में मैं साइट के ऊपर जो है वो मटेरियल पहुँचाऊँगा, यानी आफ्टर द इनिशियल ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड के ऑर्डर आ गया और ऑर्डर से लेकर डिलीवरी तक कितना टाइम है, ये सारा डेटा जो है मैं आपको दे दूंगा, आप पूरा का पूरा उसको रीअरेंज करके और सैम्पल बोर्ड जाके आप सबमिट कराएंगे। तो ये प्रोसेस रहता है इसका जी। नेक्स्ट, मेथड स्टेटमेंट आपको बता दिया कि आपको किस काम को कैसे करना है, जैसे कि इसका नाम सही है कि उस काम का क्या मेथडोलॉजी है, उस काम को कैसे करना है। तो उसमें सबसे पहले आपने ये चीज़ मद्देनजर रखनी मेथड स्टेटमेंट को बनाने से पहले, यानी उसकी ये इनपुट आप समझ लें कि ये इनपुट्स हैं मेथड स्टेटमेंट की। तो सबसे पहली इनपुट है उसकी शार्प ड्राइव, ठीक है,
कि आपका जो भी काम होगा वो शार्प ड्राइंग पे होगा। दूसरी, क्योंकि अगर आपकी शार्प ड्राइंग अप्रूव नहीं है तो आप कैसे मेथड स्टेटमेंट बना सकते हैं उस काम की, आप प्रोसीड ही नहीं कर सकते। उसके अंदर दूसरी चीज़ है HSE, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, यानी आपने जो भी सेफ्टी का रूल्स और रेगुलेशंस उनको देखना है और प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस को देखना है। ये चीज़ें आपकी इनपुट हैं मेथड स्टेटमेंट की, यानी शार्प ड्राइंग, मटेरियल अप्रूवल, HSE रूल्स, शॉप प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको ये चाहिए इसमें ट्रिपल M, यानी आपको मटेरियल चाहिए, मशीनरी चाहिए, मैन पावर चाहिए। फॉर एग्जांपल हम प्लास्टर की मेथड स्टेटमेंट लेते हैं तो उसमें हमें कौन सा मटेरियल चाहिए, सीमेंट चाहिए, मशीनरी कौन सी चाहिए, मैन पावर कितनी चाहिए, मेथडोलॉजी, यानी इसकी मेथडोलॉजी क्या होगी, प्लास्टर क्या मेथडोलॉजी होगी, यानी स्टार्ट से लेके एंड तक। स्टार्ट आपने कहाँ से करना है, सबसे पहले आपने सरफेस प्रिपरेशन करनी है, कोई अगर वहाँ पे डस्ट है या ग्रीस आपको रिमूव करनी है, क्योरिंग करनी है। उसके बाद आपने कैसे आगे प्रोसीड करना है स्टार्ट से एंड तक, पूरी मेथडोलॉजी लिखी होगी। चेकलिस्ट, मतलब इसमें आपने चेकलिस्ट अटैच करनी है साथ में। फॉर एग्जांपल प्लास्टर किया तो आपको क्या क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको सरफेस चेक करनी है प्लास्टर स्टार्ट करने से पहले, कि अगर कोई MEP का वर्क है वॉल के अंदर तो वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, और जो सरफेस है पूरी प्रॉपर क्लीन है, उसकी केयरिंग हुई हुई है, ठीक है। उसके बाद आपने आगे क्या चेक करना है, आगे जो प्लास्टर आपका हुआ है उसके बाद भी उसकी क्योरिंग हो रही है, और प्लास्टर जब हो जाए तो उसके बाद आपने उसकी पूरी के पूरा लेवल के साथ एल्यूमिनियम पट्टी के साथ उसको चेक करना है, कार्नर चेक करना है। तो ये जितनी भी चीज़ें आपको चेक करनी है वो चेकलिस्ट में डिफाइन होंगी। ITP मीन्स इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान, ये भी अटैच करना है साथ में प्लास्टर का। अगर प्लास्टर की मेथड स्टेटमेंट है तो उसका इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान साथ में होगा कि कहाँ कहाँ पे इसकी इंस्पेक्शन करवानी है और कहाँ कहाँ पे टेस्टिंग करवानी है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, साइट इंजीनियर, सर्वेयर और QC इंस्पेक्टर कौन कौन होंगे, यही ऑर्गेनाइजेशन चार्ट रहता है किसी मेथड स्टेटमेंट का, क्योंकि यही 4 बंदे रिस्पॉन्सिबल हैं। HSE मीन्स हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, यानी जिसमें आपने किसी भी एक्टिविटी को करना, फॉर एग्जांपल प्लास्टर का वर्क है तो उसमें कौन से आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करना है, यानी उसमें सेफ्टी शूज़ होते हैं, हेलमेट हो गया या जितने भी आपके हैं, और हैज़र्ड्स उसमें क्या हो सकते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं आप उसमें क्या हज़र्ड्स हैं, कोई फॉलिंग हज़र्ड हो सकता है, कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट का हज़र्ड हो सकता है, कुछ भी हज़र्ड है, इमरजेंसी अगर हो जाती है तो किसको कॉन्टैक्ट करना है। नेक्स्ट, WIR, वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, RFI, रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, एक ही चीज़ है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं प्लास्टर की, तो प्लास्टर स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, सरफेस प्रिपरेशन करनी है। तो आपने जब पूरी सरफेस प्रिपरेशन कर ली, सारे काम कर लिए, तो आपने एक डॉक्यूमेंट पुट करना है, उसमें आप फ्रंट पेज बनाएंगे, इसमें लिखेंगे कि हमने फ़लाँ फ्लोर के ऊपर फ़लाँ लोकेशन, रूम का नाम है और फ़लाँ ग्रिड लाइन है, वहाँ पे वो पूरा का पूरा आपने लिखना है। एक फॉर्मेट रहेगा, वहाँ पे हमने ये काम कंप्लीट कर लिया, उसकी ये इंस्पेक्शन है, ये डेट है और ये टाइम है, तो ये एक फ्रंट पेज बनेगा। उसके साथ में चेकलिस्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया चेकलिस्ट क्या होती है, उसमें सारा आप टिक करेंगे कि हाँ हमने देख लिया है कि सरफेस सारी सही है। उसके बाद ITP, जो अप्रूव्ड ITP होगा, स्टैंप लगा हुआ, वो आप सब साथ में सबमिट करेंगे। मेथड स्टेटमेंट स्टैंप लगी हुई, मटेरियल अप्रूवल स्टैंप लगी हुई, और MIR, अगर आपने मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट जो है वो साइट पे अगर अप्रूव करवाई हुई है तो वो लगाएंगे। सर्वे रिपोर्ट्स इफ़ रिक्वायर्ड, कुछ एक्टिविटीज़ में चाहिए होती है, कुछ में नहीं चाहिए तो वो लगाएंगे आप। या सरफेस प्रिपरेशन है फ्लोर की तो उसमें आपको सर्वे रिपोर्ट चाहिए तो वहाँ पे आप करवाएंगे। इसी तरीके से आगे शार्प ड्राइंग है, वो तो लाजिम है, शार्प ड्राइंग तो आपको अप्रूव्ड शार्प ड्राइंग सबमिट करनी ही है। और की प्लान जो कि लोकेशन बताया गई थी, सारे डॉक्यूमेंट्स आप पूरे का पूरा बना के वो आपका कंसल्टेंट के ऑफिस में सबमिट करेंगे 1 डे प्रायर। 1 डे प्रायर, जब आप समझेंगे आपका काम रेडी हो गया तो आपको कल इंस्पेक्शन करवानी है तो आप एक दिन पहले सबमिट करेंगे, अगले दिन में इंस्पेक्शन के लिए आएंगे। नेक्स्ट, मटेरियल सैम्पलिंग जो है, साइट के ऊपर जितने मटेरियल्स हैं उनकी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए मटेरियल के सैंपल लिए जाते हैं और लैब में टेस्टिंग के लिए भेजे जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं रीबार, तो रीबार का हमने करवाना है जी मटेरियल सैम्पलिंग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेल करेंगे थर्ड पार्टी को, हम एक रिक्वेस्ट फॉर्म भेजेंगे। रिक्वेस्ट फॉर्म में पूरा एक फॉर्मेट रहता है, उस फॉर्मेट में लिखा जाता है कि सैंपल का साइज़ क्या है, यानी अगर हम स्टील का करवा रहे हैं तो स्टील की कितनी कितने कितने डाया की कितनी कितनी बार्स हैं, यानी ये डाया है और उसके इतनी नंबर ऑफ़ बार्स हैं, ये डाया उसकी इतनी है, तो वो सारी की सारी हम लिखेंगे। उसमें टाइप ऑफ टेस्ट, यानी टेंसाइल टेस्ट है, बेंड रीबेंड है, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट है, ये हम टेस्ट करवाएंगे। उसमें लोकेशन और टाइम लिखा जाएगा कि भाई कल आप आ जाओ, फलां जगह पे सैंपल पड़ा है, फलां जगह पे सैंपल पड़ा है, इस टाइम आओ, ये लोकेशन है, ये बिल्डिंग है, ये ब्लॉक है, कौन सी जगह। और उसमें आप यही जो मेल है आप CC करोगे कंसल्टेंट को, ताकि वो भी विटनेस के लिए आएगा, सैंपल की विटनेस के लिए। फिर वो कैप्चर कर ले जाएगा सैंपल थर्ड पार्टी से, यानी जो लेबॉर्ट्री है वो कैप्चर करके ले जाएगी, उसकी टेस्टिंग करेंगी और टेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। फिर आप उन टेस्ट रिजल्ट्स को कंपेयर करोगे विद स्पेसिफिकेशंस, जो कि आपको देखना पड़ेगा भाई इतनी टेंसिल स्ट्रेंथ है या नहीं है, या इतनी जो भी केमिकल कंपोजिशन है इसकी स्टील की वो है। और फिर रिजल्ट्स का आप रिकॉर्ड रखोगे फ्यूचर में यूज़ के लिए। और एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, ब्लॉक का है, सीमेंट का,
स्टील का, एग्रीगेट का, जितने मटेरियल्स हैं साइट के ऊपर सबकी सैम्पलिंग की जाएगी। नेक्स्ट, ऑन साइट टेस्टिंग, जो साइट के ऊपर टेस्टिंग होगी उसके लिए भी आपको मेल करके फॉर्म मंगाना है और फॉर्म को आपने फिल कर देना है कि ये टेस्ट है, ये लोकेशन है, और क्लाइंट को सीसी करना है। क्लाइंट भी आएगा, वो टेस्ट लगेगा। फॉर एग्जांपल एफटीटी का टेस्ट है तो एफटीटी का टेस्ट लगेगा, या कोई और टेस्ट है तो फिर आपने उस टेस्ट को जो है करवाना है, और साथ में क्लाइंट विटनेस करेगा, और जो है उसके रिजल्ट्स जो है वो फ़ौरन आ जाएंगे क्योंकि वो साइट पे टेस्टिंग है। तो एग्जांपल जैसे एफटीटी का टेस्ट है, पुल ऑफ टेस्ट है, पेंट का रहता है, पुल आउट ब्रैकेट्स का रहता है, आप देख लीजिए डिटेल में। एनडीटी टेस्ट है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जैसे कि वेल्डिंग के जॉइंट्स होते हैं उनके एनडीटी टेस्ट होते हैं। तो ये सारी टेस्टिंग जो ऑन साइट रहती है, इसके लिए आपको इन्फॉर्म करना है थ्रू द डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस। वो एक फॉर्म सा रहता है, आपने उसको इन्फॉर्म कर देना है, सीसी कर देना है, वो लोग आ जाएंगे। नेक्स्ट, SOR साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, NCR नॉन कन्फर्मेंसी रिपोर्ट, यानी आप जब भी स्टैंडर्ड से डेविएट करते हैं तो आपको ये इशू हो जाती है। फॉर एग्जांपल कहीं पे आप क्योरिंग नहीं करते तो आपको SOR इशू हो जाएगी कि फ़लाँ लोकेशन पे फ़लाँ जगह पे आपने क्योरिंग नहीं की जी। और अगर ज़्यादा सीरियस इशू होगा, क्रैक्स वगैरह आ जाएंगे कहीं पे प्लास्टर में क्योरिंग ना होने की वजह से, तो फिर आपको NCR इशू होगी। जैसे वो थोड़ी उसकी सीनियर चीज़ है, यानी NCR जो है SOR ही की तरह की एक रिपोर्ट है, लेकिन वो सीनियर चीज़ है। तो ये इशू होंगी, वो एक पेज सा होगा, वो आपको आएगा, मेल कर देंगे, वो हार्ड कापी भी देंगे, साथ में फ़ोटोज़ अटैच करेंगे कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पे है। वो आप रिसीव करेंगे, फिर उसमें आप उसको बैक सबमिट करेंगे कि भाई इसमें हम क्या क्या रेमेडीज़ या किस तरह से हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। वो फिर रेक्टिफिकेशन कंसल्टेंट की तरफ से अप्रूव होगी, फिर आप वो रेक्टिफिकेशन करेंगे। रेक्टिफिकेशन करने के बाद दोबारा से आप सबमिट करेंगे WIR, और दोबारा से वो लोग आएंगे, देखेंगे अच्छा जी काम हो गया तो वो क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये उसका प्रोसीजर है। तो ये साइट ऑब्जर्वेशन और नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट इशूड बाय PMCM। PMCM क्लाइंट का जो सुपरविजन कंसल्टेंट है उसी को बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। इशूड ड्यू टू नॉन कन्फॉर्मिटी और रेक्टिफिकेशन मेथड्स, root causes, submitted to PMCM, rectification is done, request is made to PMCM to come to site to witness the rectification, SOR is closed, और रिकॉर्ड आपने रखना है कि इतनी SOR आई थी, हमने क्लोज कर दी, इतनी ओपन है। नेक्स्ट जी, KPI मीन्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये कोई भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर डिफ़ाइन किए जाते हैं, और वो आपको बताते हैं कि आपका काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ये मेजर करने के लिए क्वालिटी को साइट के ऊपर, उसमें एक एग्जांपल है जी, परसेंटेज ऑफ अप्रूवल ऑफ WIR, यानी आपकी जो वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट हैं उनकी अप्रूवल की कितनी परसेंटेज है। तो अगर अप्रूवल की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली क्वालिटी आपकी सही है। अगर अनअप्रूव्ड की परसेंटेज ज़्यादा है तो सही नहीं है। तो एक इंडिकेटर हो गया परसेंटेज ऑफ अप्रूवल ऑफ टेस्ट्स ऑन साइट एंड लैब टेस्ट्स। जो ऑन साइट टेस्ट है और लैब टेस्ट है उनकी परसेंटेज ऑफ अप्रूवल क्या है, परसेंटेज ऑफ क्लोजर ऑफ NCR एंड SOR, कि आपकी NCR और SOR जो है वो कितनी क्लोज हैं, कितनी ओपन है। और परसेंटेज ऑफ अप्रूवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी आपने जो साइट के ऊपर आपके जो मेथड स्टेटमेंट्स हैं या मटेरियल अप्रूवल्स हैं वो कितनी आपने अप्रूव करवाई हैं, कितनी अप्रूव नहीं करवाई, कितने डॉक्यूमेंट्स आपके ओपन है। नेक्स्ट जी, ऑडिट एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है चेक करने के लिए इफेक्टिवनेस के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसमें जो मेन इंजीनियर है ऑफिस से, जो कि ऑडिट टीम लीड कहलाता है, जो मेन इंजीनियर है जो ऑफिस से आएगा, मेन ऑफिस से, वो आके ऑडिट यानी क्वालिटी कंट्रोल की जो टीम है उसका जो मैनेजर है उससे मिलेगा, और पूरे का पूरा जो है वो ऑडिट करेगा, पूरा डॉक्यूमेंट्स की इन्वेस्टिगेशन करेगा कि WIRs का क्या स्टेटस है, SOR NCR का क्या स्टेटस है, कितनी क्लोज है, कितनी ओपन है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस अगर सही होगा तो इट मीन्स दैट क्लाइंट इज़ हैप्पी। सो ऑडिट की टीम होगी, उसके साथ टीम मेंबर्स होंगे, और बाद में वो ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे कि भाई डॉक्यूमेंट्स का ये स्टेटस है, SOR का ये स्टेटस है। तो ये पूरे का पूरा एक रिपोर्ट बनाएंगे जो कि क्लियरली शो करेगी कि साइट के ऊपर क्या सिचुएशन जा रही है, क्लाइंट इज़ हैप्पी और नॉट। उसके बाद वो रेमेडियल मेजर्स देंगे कि भाई अगर आप काम को जो है ये डिफेक्ट है, ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कुछ सजेशंस भी वो देंगे। ठीक है, तो ये ऑडिट का प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट, हैंडओवर से पहले एक लिस्ट बनती है जिसे स्नैग लिस्ट बोलते हैं, पंच लिस्ट भी बोलते हैं, और इस प्रोसेस को स्नैगिंग बोलते हैं। कि आपने जी एक रूम है फॉर एग्जांपल या कोई कॉरिडोर है तो उसकी आपने हैंडओवर करनी है, तो उससे पहले जो है वो क्लाइंट एक विज़िट करेगा जिसमें वो सारे के सारे सिविल, आर्किटेक्चरल, MEP, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितनी भी इंस्पेक्शंस हैं, वो सारी की सारी एट अ टाइम कर रहा होगा। वो विजुअल आई वो देखेगा कहाँ कहाँ पे डिफेक्ट है। तो वो जो है
इंस्पेक्शन तो ऑलरेडी हर एक्टिविटी की अलग अलग हुई हैं, लेकिन वो जो है विद अ विजुअल आई वो देखेगा कि कोई डिफेक्ट है, तो वो डिफेक्ट जो है वो लिखेगा कि इस रूम में ये डिफेक्ट है, इसके फ्लोर में ये डिफेक्ट है, इसकी वाल में ये डिफेक्ट है, ये है, पूरी की पूरी लिस्ट जो है आपको दे देगा। आप वो लिस्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन टीम को देंगे, आपको वो सारे के सारे कमेंट्स जो हैं जो स्नैग लिस्ट में है वो क्लोज़ करने हैं। फिर आपको उनको जो है वो इन्वाइट करना है कंसल्टेंट को, वो आएंगे, क्लाइंट वाले आएंगे, वो देखेंगे कि हाँ वाकई ये डिफेक्ट्स जो है रिमूव हो गए हैं, तो खलास ये जो स्नैग लिस्ट है ये क्लोज़ हो जाएगी और बिफोर हैंड ओवर लाजिम है। इसी तरह जितनी भी NCRs हैं, SORs हैं, वो भी आपको क्लोज़ करनी है बिफोर हैंड ओवर। और कोई डॉक्यूमेंट्स ओपन है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपके अप्रूव नहीं है, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, कोई ड्राइंग्स हैं, कोई मेथड स्टेटमेंट है, कोई ITPs हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे आपको अप्रूव करवाने हैं बिफोर द हैंड ओवर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों QAQC से रिलेटेड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।